देखो लास्ट लेक्चर जो मैंने खत्म किया था वो खत्म किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने हर एक शेप का आपको बता दिया है, मतलब हर एक तरह के मासेस का। ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपको हर एक मासेस का पता है, पोटेंशियल भी आपको हर एक मास का पता है। अब आपको क्या करना है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले फंडे को समझो है क्या। हेडिंग दे देता हूं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके बाद चर्चा करते हैं। हेडिंग है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है समझो। ये कोई भी सिस्टम ऑफ मास है, किसी भी रैंडम मैंने एक सिस्टम ऑफ मास को उठा लिया, ठीक है, और यहां से किसी पी पॉइंट पे मुझे पता करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, यहां से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है मुझे ये पता करना है। ठीक है, यही है तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए बात को। सर कोई एक सिस्टम ऑफ मास होगा, उसकी वजह से किसी भी पी पॉइंट पे मुझे क्या पता करना है, सर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। कैसे पता कर सकते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी या किसी तरह की एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो एनर्जी हमेशा स्टोर होता है वर्क डन के फॉर्म में, है ना, या फिर ऐसे कह सकते हो वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन निकालना होगा। सर वर्क डन बोले तो सर यहाँ से आप कोई भी कहीं भी इंफिनिटी से कोई m0 मास को उठा करके यहाँ पे लेके आओ, जो कि इस सिस्टम ऑफ मास से किसी भी r डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, उसमें जो वर्क डन हुआ होगा सर, दैट वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कहानी थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही होगी, ठीक है, कहाँ सुना, ये सुना तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे थे उसमें मैंने यही बात कही थी कि यहाँ से किसी यूनिट मास को यहाँ से उठा के यहाँ लाने में जो वर्क डन होगा, है ना, दैट वर्क डन अपॉन में दैट मास विल इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यही कहा था मैंने। तो यहाँ पे भी बड़े आराम से कह सकते हो सर, जो पोटेंशियल एनर्जी है U से डिनोट करेंगे, दैट U विल ऑफ कोर्स दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। समझ आ गया सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास, ये है तुम्हारा बेसिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब अगर तुमसे कोई भी सिस्टम ऑफ मास के लिए पूछ लिया जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हर एक सिस्टम ऑफ मास के लिए तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है। देखो सबके लिए पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, तो वो कितना होता है माइनस का जीएम अपॉन में आर। वहीं अगर मैं बात कर लूं, चलो यहां मैंने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में यहां क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, सर दैट एम मास जो कि आप लेके आए थे, जो भी यहाँ पे था वो एम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला आपका हो जाएगा माइनस का जी m1 m2 अपॉन में आर। यही हो जाएगा, है ना। वैसे ही अलग अलग जितने भी शेप है सबके लिए तुम आराम से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो ना। ठीक है, बस पोटेंशियल याद होना चाहिए, उसके साथ तुम मास को मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अभी मैंने बात कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर 2 पॉइंट मासेस, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट मासेस। मतलब दो अगर पॉइंट मासेस है तो उसके लिए क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर सर ये m1 मास है और ये अगर m2 मास है और ये है एट अ पोजीशन r, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है सर पोटेंशियल इनटू दैट जो भी मास आप ले लो। अगर आप पोटेंशियल ड्यू टू मास वन देख रहे हो तो मास आपका m2 हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 कितना होगा बच्चों, सर ये होता है माइनस का जी m1 बाई आर, जो भी डिस्टेंस पे आपको निकालना है, करेक्ट। और ये m2 आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया जी m1 m2 अपॉन में आर। क्लियर होगी बात, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जैसे आपने पोटेंशियल निकालना सीखा, आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा तो पोटेंशियल आपके लिए निकालना और भी क्या हो गया था, आसान। तो सारी चीजें क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो
इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये कहाँ से आसान हुई थी बच्चों? सर इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो वहां से देखो आपको कितनी चीजें आती है। अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है तो मुझे बड़े आराम से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने आएगा, और बड़े आराम से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने आएगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के मदद से बड़े आराम से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने आ जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल भी दिखा देता हूँ कि इसके बेसिस पे आपको कैसा सवाल देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, यहीं पे बच्चों आपके पास 3 पॉइंट मास है, ये m है, ये m है और ये m है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है a है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। कैसा पोटेंशियल एनर्जी सर? सवाल ऐसे बन सकता है जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू अरेंज दीज चार्जेस ऑन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए? सवाल कैसा बन सकता है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू अरेंज दीज चार्ज ऑन अ वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, या इस 3 सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। निकाल के बता दोगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? सर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा माइनस का gm² अपॉन में a, और कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स ऑफ मासेस है? 3 टर्म्स ऑफ मासेस है, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, आंसर हो गया माइनस का 3gm² अपॉन में a। ऐसे सवाल तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कर रखे हैं। ठीक है, अच्छा अगर कभी ऐसा दिक्कत होगी सर कितने नंबर ऑफ मास है ये निकालने में समस्या हो, तो उसके लिए तुम आराम से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, नॉट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? NC2 है ना, फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन यूज NC2। क्या होता है NC2 का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल इसको सिंपल वे में नहीं बोल सकते हो, सिंपल वे में कि n-1/2 है। तुम लोग मैथ्स कम पढ़ता है क्या? n-1 इंटू अपॉन में 2। ठीक है, तो इससे तुम आराम से नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ मासेस निकाल सकते हो। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे कितने मासेस हैं? तो सर यहाँ पे 3 मासेस है ना, यहाँ से आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है हेडिंग आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, या कोई प्लैनेट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अर्थ रखो। ठीक है, हालांकि कैसा सवाल तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पे दिखता है जनरली वो ये रहा, बाकी तुम मॉड्यूल से क्वेश्चंस करो, HC वर्मा से करो तो और बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो अगर हमारे पास कोई सा भी इस तरीके से प्लैनेट है और इस प्लैनेट का मास आपके पास दिया हुआ है, लेट्स से m है, और रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस मान लो दिया हुआ है r। ठीक है, और यहां से जस्ट इसके नियर, मतलब ये मान के चलो कहीं यहाँ पास में, यहाँ पास में मुझे बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो, हालांकि तुम सबको पता ही है कितना होता है वैसे बच्चों, mgh होता है ना, अगर आपका g ग्रेविटी है तो mgh होता है, बट मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। ये सेंटर है सर, पहले नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट लिखा है मैंने ना, तो ये आपका कितना है, मान लो ये आपका कैपिटल R मैंने बोला है, और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये मैंने आपको बता दिया h। आपको कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? सरफेस से निकालना है। कहाँ से निकालना है बच्चों? सरफेस से।
आपको यहाँ सेंटर से नहीं निकालना, आपको निकालना है सरफेस से, ठीक है। कैसे निकालोगे सर, पहले आप सरफेस तक का निकाल लो, यू इनिशियल लिख लो, यू इनिशियल आपका कितना होगा, तो सर दैट विल बी ऑफ कोर्स जीएम अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का, यही हो जाएगा, नहीं होगा क्या? एक मास रख लोगे, एक कोई एम मास को रख लोगे अभी, ठीक है, जी m1 m2 अपॉन में, लेकिन मैंने यहाँ कैपिटल एम मास दे दिया है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, नहीं आर, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई सा भी एम मास को अगर सरफेस पे रखते हो तो वहां आपकी एनर्जी आएगी माइनस का जी एम एम बाई आर। वहीं अगर आप किसी एच हाइट पे लेके जाते हो तो जो फाइनल आपका आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स माइनस का जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच, यही हो जाएगा। यही हमने निकालना सीखा ना सर, पोटेंशियल एट सरफेस इज ऑफ कोर्स जीएम अपॉन आर, ठीक है, और पोटेंशियल एट एनी सरफेस नियर एच तो हमने आर प्लस एच लिख दिया, ठीक है। आगे लिखो इसको, तो डेल्टा यू क्या होगा, तो डेल्टा यू ऑफ कोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल क्या है आपका माइनस का जी एम एम बाई आर प्लस एच, और यहाँ पे करोगे माइनस तो ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन में आर, यहां से आप कॉमन लोगे जी एम एम, माइनस लेना है माइनस कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन में आर प्लस एच माइनस में 1 अपॉन में आर, ठीक है। कितना आ गया बच्चों फॉर्मूला, आ गया? नहीं लिखा तो चलो दिखा देते हैं, माइनस का जी एम एम, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा आर, आर प्लस एच, और ऊपर आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एच बचेगा, क्या है ना, आर प्लस एच माइनस का आर, आर से आर आपका कैंसिल आउट हुआ, दिस कम्स आउट माइनस जी एम एम अपॉन में, हाँ बच्चों यहाँ देखो, यहाँ तो एच है बट नीचे अगर हम बात करें तो ये जो आर इंटू आर प्लस एच है, ठीक है, इसको मैं नियरली आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, क्योंकि एच जो है, एच बहुत ही छोटा डिस्टेंस, मैंने लिखा ही है नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट, यानी कि आर जो है, आर बहुत बड़ा है एच से, तो एच बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो वी कैन राइट जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर साथ में एच। अब इस वाली चीज को देखो, अच्छा नेगेटिव मेरा रह गया, पलट देते तो सही रहता है ना, पलट देते तो ज्यादा सही रहता, चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव हमारे यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल की वजह से आ गया है, अगर तुम इनिशियल माइनस फाइनल करते तो तुम्हारा पॉजिटिव आता, तो नेगेटिव यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, इसलिए आपका माइनस में आ रहा है। तो ये कितना आ गया बच्चों, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, सर ये तो जाना पहचाना है, डेट इज स्मॉल जी, तो मैं नेगेटिव हटा के लिख रहा हूं बच्चों एम जी एच, ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, और ये हमें पहले से पता है, हम इसे यूज कर ही रहे थे कि सर अगर अर्थ से h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है नियर द सरफेस, सरफेस से अगर आप बात करो तो सर वो mgh होती है, आज हमने इस बात को प्रूव भी कर लिया, समझ आ गई बात, ठीक है, नोट करो इसको, अगर नोट हो गया है तो नोट हो ही गया है तो फिर लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ प्लैनेट, gravitational potential energy for a planet, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ प्लैनेट। अब यहां पे मैं चर्चा करने वाला हूं किसी भी डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस आपका शॉर्ट नहीं है, ठीक है, किसी भी मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब तरीका तुम्हें पता चल चुका है कि मैं क्या तरीका यूज करने वाला हूं, क्योंकि जब भी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सरफेस से निकालेंगे। सर अगर ये कोई प्लेनेट है आपका जिसका मास है m और रेडियस है मान लो आप r ले रहे हो, ठीक है, और आप इसके वजह से किसी भी p पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो जो कि इसके सेंटर से लेट से r1 डिस्टेंस पर है, ठीक है, या
स्मॉल आर डिस्टेंस भी कह सकते हो, चलो स्मॉल आर डिस्टेंस पे, क्योंकि मैंने कैपिटल आर मान लिया। तो किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और मुझे इस पी पॉइंट पे निकालना है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। और कहां से निकालना है बच्चों? सरफेस से। कहां से हमेशा निकालोगे? सरफेस से। तो सरफेस से निकाल के देखते हैं जरा। तो सर यू इनिशियल इज ऑफ कोर्स, यानी कि सरफेस की हम बात करेंगे, तो आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का जी एम अपॉन में आर। किसी एम स्मॉल मास को हमने कंसिडर किया है कि पहले हमने सरफेस पे रखा, फिर हमने उस पी पॉइंट पे रखा है। तो यू फाइनल आपका होगा सर माइनस का जी एम एम बाई स्मॉल आर। डेल्टा यू निकालोगे, यहाँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करना है आपको। तो यू इनिशियल है आपका माइनस का जी एम एम बाई आर में माइनस करोगे प्लस हो जाएगा जी एम एम बाई स्मॉल आर। यहां से डेल्टा यू की जो वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, इट कम्स आउट जी एम एम को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आपका बच गया 1 अपॉन पहले स्मॉल आर माइनस का 1 अपॉन कैपिटल आर। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो किसी का भी अगर तुम्हें प्लैनेट का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो बड़े आराम से तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। आसान लग रहा है टॉपिक? बिल्कुल एकदम ही आसान। आगे बढ़े। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस तुम्हारे हो जाएंगे, ज्यादातर ये काम आता है हमारा एस्केप वेलोसिटी में। क्योंकि एस्केप वेलोसिटी अभी कराऊंगा टॉपिक, तुम्हें पता चलेगा, वैसे तुमने किया भी होगा कि सर वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का काम होता है। मतलब कि मुझे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिखनी होती है वो तुम अब यहां से सीख चुके हो। ठीक है, तो अब हेडिंग दो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है पता है? नहीं पता? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी समझो। एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है, अगर उस वेलोसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए तो वो ऑब्जेक्ट आराम से स्पेस में पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब वो अर्थ पे दोबारा नहीं आएगा। समझ गए? जैसे तुम पत्थर फेंकते हो, तो पत्थर फेंका, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है? नीचे आता है। मान लो हवाई फायरिंग हुई, तो अगर हवा में फायर करते हैं तो गोली क्या ऊपर ही चली जाती है? नहीं, वो नीचे भी आती है। ठीक है, ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाती है। तो यानी कि गोली जो है ना, उस गोली से भी ज्यादा स्पीड से तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना होगा ताकि वो क्या करे? स्पेस में चला जाए, कभी भी नीचे ही ना आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। रॉकेट को देख लीजिए, है ना, रॉकेट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो आराम से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को चीरते हुए निकल जाती है आगे कहीं, ताकि वापस लौट के ना आए। ठीक है, तो वही है तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी। इसको थोड़ा डिफाइन कर लो। देखो एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, अपने मन से लिख के दिखाओगे? लिख के दिखा दो, या चलो मैं बोल ही देता हूं। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, it is the minimum velocity required to escape an object from its gravitational field, from its मत करो, from gravitational field of a planet, from gravitational field of a planet. ठीक है, it is the minimum velocity required by an object to escape out from its gravitational field of the planet. समझ गए बात को? कि सर उस प्लैनेट का जो भी आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां से निकलने के लिए जो हमें वेलोसिटी चाहिए, दैट मिनिमम वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेशन को समझते हैं। सर ये अपने पे कोई प्लैनेट है, इस प्लैनेट का मास है रेडियस है आर। ठीक है, और यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हम इतनी वेलोसिटी देना चाह रहे हैं कि ये
कहाँ पहुंच जाए सर, ये जो है इन्फिनिटी कहीं पे चले जाए, यही तो हम चाह रहे हैं कि सर ये वापस लौट करके ही ना आए, इसे हम इतनी वेलोसिटी दें कि ये इन्फिनिटी पे चला जाए, ये वापस लौट करके ही नहीं आए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि सर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो वी कैन अप्लाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो लिखोगे सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब जरा समझना इस चीज को पूरा ढंग से। मैं यहाँ पे इसको वेलोसिटी देना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ इस तरीके से देना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे जाकर के रुके, उससे पहले ना रुके। कहाँ जाकर रुके बच्चों? सर इन्फिनिटी पे, सर यहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला जाए, वहां जाके रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो मेरा फाइनल पॉइंट कौन सा है? मेरा फाइनल पॉइंट आप लेके चल रहे हो इन्फिनिटी को, इनिशियल पॉइंट आप लेके चल रहे हो इस प्लेनेट के सरफेस को। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी दैट इज ऑफ कोर्स हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जो v है दिस इज ऑफ कोर्स एस्केप वेलोसिटी। करेक्ट सर, ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपकी एस्केप वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी हम देना चाह रहे हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों यहाँ पे? नियर दी सरफेस या कह लो एट सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? अभी हमने निकाला है बच्चों mgh, mgh यूज करूं, g m m अपॉन में r। ठीक है, अभी इसलिए निकालना सिखाया था मैंने। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि सर आपने कहा कि इन्फिनिटी पे जाकर के रुक जाए। ठीक है, तो 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया है कि इट विल बी ऑफ कोर्स, चलो जो मैंने ऐसे जनरल फॉर्मूला बताया gm अपॉन में r। ठीक है, तो वहां से तो कहोगे जो r डिस्टेंस है वो तो आपकी इन्फिनिटी हो गई, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। या तो तुम ऐसे सोचो, या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू दैट मास, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है? 0। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो अगर वो 0 है तो एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए सर, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां माइनस ही होगा पहले से, इधर गया तो प्लस में आ गया, जी एम एम बाई आर, स्मॉल एम कट गया, यहां से जो स्केप वेलोसिटी निकल के आ रही है दैट इज ऑफ कोर्स अंडर रूट जी एम अपॉन में 2gm अपॉन में आर। यही है बच्चों। ठीक है, अगर तुम इसे उसके टर्म्स में लिखना चाह रहे हो, स्मॉल जी के टर्म्स में, वो भी लिख सकते हो, है ना। बस तुम क्या करो, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर 2gm बाई r है, ऊपर नीचे हमने r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया सर अंडर रूट 2gm बाई r स्क्वायर इंटू r। और बच्चों gm अपॉन r स्क्वायर क्या होता है? स्मॉल जी। सो यहाँ पे आपके पास इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट 2gr। दोनों फॉर्मूले तुम याद रख सकते हो, हालांकि बात सेम। ठीक है, समझ आ गया स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे सर? सिंपली इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और आराम से निकल के आ जाएगा। अब इसके वेलोसिटी पे मैं 2-3 सवाल कराता हूं जिससे और बढ़िया हो जाए। ठीक है, चलो अर्थ की बात कर लें क्या? अर्थ की बात कर लें सर। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को निकल करके मुझे इंफिनिटी पे जाना है, तो कितना मुझे इसके वेलोसिटी चाहिए? कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले से? देखो जरा, अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। रेडियस कितना होता है? 6400, 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? हाँ, इसने याद, मीटर पर सेकेंड नहीं बेटा, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फॉर अर्थ याद कर रखा है इसने, फॉर अर्थ तुम आराम से इसको निकालोगे अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 6400, तो ये तुम्हारा निकल के आएगा लगभग
कितना बताया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल के इंफिनिटी में जाना है तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए सर? 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना किलोमीटर कवर कर लो? 11.2 किलोमीटर। तो रॉकेट की स्पीड समझ गए तुम लोग? ठीक है, चलो नोट कर लो यहां तक। नोट हो गया है तो अब कुछ सवाल कर लेते हैं। कर ले सवाल, चलो। तो सवाल है आपके पास ऐसा कुछ, ये बाबू सेंटर है और सेंटर पे कोई m मास का पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। और इस m मास के पार्टिकल को, ये सेंटर है m मास, ये कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r। इस m मास के पार्टिकल को मैं कुछ इतने वेलोसिटी से फेंकना चाह रहा हूं कि ये जो है इंफिनिटी पे चला जाए, ठीक है। ये कहां चला जाए बच्चों? इंफिनिटी पे। वही समझ गए सर, मतलब कि आपको इसके वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइंड escape velocity for this particle m, स्मॉल m। चलिए कैलकुलेट करके बताइए, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये सवाल सबका हो गया, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, √3gm/r। कैसे निकलेगा? कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने सही लगाया वैसे। सेंटर है सर, काइनेटिक एनर्जी आराम से आप यहां लगा सकते हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल ऑफ कोर्स इक्वल्स टू डायरेक्ट जीरो लिख दो बच्चों, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो ही होनी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ कोर्स आपने जो दिया हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर ऑफ अ प्लेनेट। जल्दी याद करोगे कि सर आपने सॉलिड स्फीयर के लिए करवाया था, सॉलिड स्फीयर कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे हमारा पोटेंशियल कितना होता है? -3gm/2r। और कोई m मास है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर? बस इसमें वो m मास मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। चलो ऐसे लिख देते हैं, -3gm/ क्या था बच्चों? 2r इंटू m मास इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या क्या कॉमन लेके हटा सकते हो? देखो मैं हाफ m कॉमन ले सकता हूं, हाफ m कॉमन लेकर उधर गया 0, बचा क्या सर? बचा दिस स्क्वायर विल इक्वल्स टू पॉजिटिव का 3gm/r। सो इसके वेलोसिटी का अमाउंट √3gm/r। समझ गए? चलो इसी में एक और सवाल देख लो जरा। ये अर्थ है या कोई सा भी प्लैनेट हो, आपको उससे क्या, m मास है, r रेडियस है, ठीक है। और मैं इसके किसी इनसाइड पोजीशन r/100 से, ठीक है, इनसाइड पोजीशन r/100 से किसी m मास के ऑब्जेक्ट को इसके वेलोसिटी देना चाह रहा हूं, है ना, या फिर एक ऐसी वेलोसिटी देना चाह रहा हूं कि वो इंफिनिटी पे चला जाए। तो फाइंड इसके वेलोसिटी। चलिए कैलकुलेट करिए। $2.999। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे? लो सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे। सेम तरीका है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी तुम यहां से देख सकते हो, इनसाइड के लिए जो मैंने लिखवाया था, कहां गया? इनसाइड के लिए ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये देखो, ये है तुम्हारा इनसाइड का फॉर्मूला, माइनस का gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। कैपिटल R यहाँ पे रेडियस है, स्मॉल r वो डिस्टेंस है जहां पे आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है। नहीं, स्मॉल r आपका वो डिस्टेंस है इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इनसाइड द अर्थ आपने कितना लिया है, ठीक है।
तो निकाल लो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का 3gm अपॉन में 2r³ 3r² माइनस का और स्मॉल r², यहाँ पे r/100 है सर, r/100 का स्क्वायर विल इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, r/100 नहीं, कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाली डिस्टेंस होती है ना स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 99 है ना। बताओ 99 r 99/100r का स्क्वायर। अभी ठीक है, समझ में आ गई चीजें। चलो एक और सवाल देखो जरा, एक और सवाल देखो। ये सवाल हो सकता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा तोड़े मरोड़े, यहां से हम निकाल लोगे ना, करके तो नहीं दिखाना, ठीक है। बच्चों ये रहा, ठीक है, कोई प्लेनेट जिसका मास m है या r, रेडियस r है आपका, और ये इसका सेंटर है। सेंटर पे कोई m मास रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी है ना, दैट वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स v, ठीक है, v वेलोसिटी है इसके पास, लिख देता हूं v इज दी escape velocity, escape velocity, बट ट्विस्ट ये है, ये escape velocity कहां से है, सरफेस से, कहां से है, सरफेस से। v is the escape velocity from the surface, ठीक है। तो अब कौन सी बात है सर, अगर ये वहां से वेलोसिटी है तो ये कहीं जा करके रुक जाएगा, ठीक है, ये कहीं भी जा करके रुक जाएगा। तो आपको वही बताना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, achieved by the object from the surface of the planet। चलिए कैलकुलेट करिए। चलो देखो, सवाल सिंपल सा इतना ये है कि ये जो m मास है इसे मैंने एक v वेलोसिटी दी है, ये v वेलोसिटी क्या है, इसके वेलोसिटी की तरह काम करती है अगर ये m मास सरफेस पे होता, मतलब कि अगर ये m मास सरफेस पे होता और यही v वेलोसिटी मैंने दी होती तो ये इन्फिनिटी पे चला जाता, बट अभी ये m मास कहाँ है, चूंकि सेंटर पर है तो ये इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, ये कोई r डिस्टेंस पे जाएगा और वहां जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो आराम से बच्चों कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आप लगाओगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉस हाफ mv स्क्वायर प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर हमारा होता है माइनस का 3gm और एक और m है तो स्मॉल m डाल दो अपॉन में 2r, ठीक है, और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो आपका जीरो ही होगा क्योंकि एक मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, दिस विल बी ऑफ कोर्स माइनस का gm और अपॉन में कोई स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है, जिस स्मॉल r की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। स्मॉल r कहां से बच्चों, स्मॉल r कहां से ले रहा हूं मैं, सेंटर से, ठीक है, स्मॉल r कहां से ले रहा हूं, सेंटर से, हाँ बताना आपको हाइट, सरफेस माइनस कर देंगे ना, कैपिटल R को माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे तो पोटेंशियल सेंटर से लिखना ज्यादा आसान लगता है,
सरफेस से लिखना तो भाई सरदर्द है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रेसिप्रोकल में, तो मैं सेंटर से लिखूंगा, बाद में माइनस कर लूंगा। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। हाफ एम बच्चों स्केप वेलोसिटी, बट अर्थ की सरफेस से है तो सरफेस से हमें स्केप वेलोसिटी याद है कितना होता था, 2gm अपॉन में आर, यही तो होता है फॉर्मूला। बस यहाँ पे v स्क्वायर है तो पुट कर दो सर 2gm अपॉन में आर, तो यहाँ तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका माइनस का 3gmm/2r। ओके, और यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस का gmm/r। बच्चों मैं स्मॉल m को कट कर दूं क्या, है ना, स्मॉल m को बड़े आराम से सर, ये देखो स्मॉल m यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा g भी हट सकता है क्या सर, हाँ सर, g को भी हटा दिया। क्या कैपिटल M भी हट सकता है सर, हाँ सर, कैपिटल M भी हट गया। सर ये देखो सब कॉमन लेके आपने कट कर दिया, मतलब बचा क्या, तो बचा आपके पास सर 1/R माइनस 3/2R विल इक्वल्स टू माइनस का 1/R। ठीक है, कितना आ गया ये, कैलकुलेट कर लो कितना आ गया ये, तो सर ये आ गया आपके पास, एलसीएम तो आपका 2R ही रहेगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये माइनस का 1/R, तो 2 - 3 हो गया माइनस का 1, माइनस का 1/2R विल इक्वल्स टू माइनस का 1/R। माइनस से माइनस गया, R की वैल्यू कितनी आ गई, 2R। समझ गए, R की वैल्यू कितनी आ गई, 2R। अगर R की वैल्यू 2R है तो दैट हाइट फ्रॉम द surface of the planet is of course that h will of course सर स्मॉल r माइनस कैपिटल R, स्मॉल r इज 2R माइनस R, तो आंसर आपका आ गया R। तो ये सरफेस से R डिस्टेंस पे जाकर के रुक जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खुल के रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मून है हमारे पास, ठीक है, मून का मास है बच्चों m और रेडियस है मान लो a। ठीक है, और यहां इससे कुछ दूरी पे अर्थ है, अर्थ का रेडियस है 2a और मास है मान लो 16m। हाँ, इसे भी कैपिटल M लिखो। अगर ये m है तो वो कितना है तुम्हारा 16m। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर दे दूं क्या, चलो सेंटर टू सेंटर ले लो, सवाल को थोड़ा आसान कर लेते हैं। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है इट इज गिवन 10m। ठीक है, सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 10। अब सवाल सुनो क्या है, एकदम साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ जानी चाहिए, है ना, इस सवाल को करते टाइम। तो सवाल यह है कि अर्थ से किसी m मास के पार्टिकल को मैंने भेजा है, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि सर उसकी इसके वेलोसिटी क्या हो, मतलब कितनी वेलोसिटी से छोड़ो कि अर्थ से निकल जाए। ठीक है, और आपको वो वेलोसिटी बतानी है जिस वेलोसिटी के साथ ये मून पे लैंड करेगा। समझ गए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या मतलब, क्वेश्चन समझ गए। सर आपको वो वेलोसिटी बतानी है जिससे अर्थ निकले और मून पे पहुंचे। ठीक है, इतनी वेलोसिटी दो कि अर्थ से निकल के मून पे पहुंचे, और वो वेलोसिटी बतानी है जिस वेलोसिटी के साथ ये मून पे लैंड करेगा। साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ गई, कैलकुलेट कर लो। और आपको इंफॉर्मेशन में इतना ही दिया हुआ है, लिख सकते हो सवाल, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट पार्टिकल कैन लैंड ऑन मून। लिख देता हूं क्वेश्चन को, फाइंड, ये पहला पार्ट है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी so that particle can land on moon, land on moon।
जो कि एट अ डिस्टेंस 10 है। और दूसरा पार्ट है आपका फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल when it lands on the moon। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए। कैसे सॉल्व होगा समझो जरा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पे। पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ। देखो बच्चों, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी हुई है ना। हमें क्या बात करना है सर, यहाँ से अगर आपने किसी भी स्मॉल एम मास को अगर आप फेंकते हो, ठीक है, तो कंडीशन ये होना चाहिए कि सर ये उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को बस पास कर जाए। आपको ये जो निकालना है ना, मिनिमम वेलोसिटी सो दैट पार्टिकल कैन लैंड ऑन मून, तो सर आपको बस इतना करना है कि सर इसके बीच में कहीं होगा ना जहां ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए और मून का ग्रेविटेशनल फील्ड शुरू हो जाए। लेट सपोज मान लेता हूं कि यहां कहीं इस कहीं डिस्टेंस पर जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो तुम्हारा जीरो है। कैसे जीरो हो जाएगा सर, मतलब जितने इससे ये खींच रही है उतने इससे ये भी खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, कहीं एक ऐसा पॉइंट हो तो सकता ही उन दोनों में कि जहां पे सर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा सर, बस एम मास को किसी भी तरीके से इस पॉइंट तक ले आओ, क्योंकि जैसे ही ये एम मास इस पॉइंट तक आएगी, इस पॉइंट के आने बाद मैं कह रहा हूं वेलोसिटी जीरो हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए मुझे फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सर इस पॉइंट पे आने के बाद मून खींच लेगा सर उसको, है ना। मून क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और आराम से वो लैंड हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो मुझे मिनिमम निकालने है, तो मैं चलो कह देता हूं कि मैं इतनी वेलोसिटी दूं कि ऑब्जेक्ट यहां से निकले और यहां पे जाकर के रुक जाए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले तो सर ये डिस्टेंस कितनी है आप ये निकालो। लेट से यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 10a माइनस एक्स, है ना, 10a माइनस एक्स, यही हो जाएगा। और किसी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो है। तो पहले वाले का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, जीरो है ना। तो कितना हो जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, ड्यू टू एनी पॉइंट मासेस एट आउटसाइड कितना होता है, माइनस का जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। अरे अब तुम फॉर्मूले नहीं याद रखोगे तो फिर कहाँ से सॉल्व होगा, है। तो पहले वाले का मास है कैपिटल एम, और आर स्क्वायर की बात करें तो नीचे है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा जीएम अपॉन में एक्स स्क्वायर। मैंने सेंटर से डिस्टेंस लिया है इसलिए आराम से एक्स को मैं यूज कर सकता हूँ। इधर की तरफ क्या हो जाएगा सर, इधर की तरफ होगा माइनस का जी 16m अपॉन में डिस्टेंस जो है वो है आपका 10a माइनस का एक्स होल स्क्वायर। तो बड़े आराम से माइनस भी जाएगा, जीएम से आपका जीएम भी चला जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आ गई सर, 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर है आपके पास 16x स्क्वायर, यही दिया हुआ है। स्क्वायर को इधर भेज दो, अंडर रूट कर दो, या तो ये आ गया आपका 10a माइनस एक्स, दिस विल इक्वल्स टू 4x, यही आ जाएगा सर। 10a माइनस एक्स विल इक्वल्स टू 4x, सो 10a विल इक्वल्स टू 5x। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2a। तो ये जो पॉइंट है जहां पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, वो पॉइंट क्या है सर, यहां से तो 2a है, और अगर यहां से 2a है तो यहां से कितना हो गया बच्चों, सर यहां से आपका 8a है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन लिखना है ताकि मैं आराम से इस वेलोसिटी को निकाल सकूं। तो इक्वेशन क्या होगा सर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लगाओ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने कोई वेलोसिटी दी है, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पर, तो सर इस एम मास पे
कितना एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको निकालना है। तो देखो बच्चों, एक तो तुम्हारा इस 16 m की वजह से एनर्जी होगा, है ना, और एक एनर्जी ये भी तो ला रहा होगा, ठीक है। तो दोनों की वजह से लिखो, तो मैं m मास को बाहर निकाल देता हूँ कॉमन, और पहले मैं इस वाले को लिख रहा हूँ 16m, तो इसका कितना हो जाएगा सर, माइनस का G16m अपॉन में 2a, यही हो जाएगा, क्योंकि इसके किस पे है, सरफेस पे है। आई बात समझ में, ठीक है सर। और माइनस का मून की वजह से Gm, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो 8a हो जाएगा बच्चों, 2a माइनस कर दूंगा, करेक्ट, यही हो जाएगा। मून के लिए इस m मास पे कितनी एनर्जी होगी, तो सर मून की वजह से इस m मास पे आप यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, तो ये रेडियस कितना था, 2 है, पूरा कितना है, 10 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, विल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है बच्चों, सर 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m को मैं अगेन बाहर निकाल दे रहा हूं, फाइनल मतलब कि ऑब्जेक्ट अब यहां पे आ गया है, तो सर अर्थ से 8a की डिस्टेंस पर है, तो मैं लिखूंगा माइनस का G16m अपॉन में 8a, माइनस मून से 2a की डिस्टेंस पर है, तो माइनस का Gm अपॉन में 2a। इक्वेशन बन गई हमारी, समझ आया इक्वेशन, इक्वेशन क्लियर है सबको। अब आराम से तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे, है ना, दिख ही रहा है तुम्हें, सर यहाँ भी स्मॉल m, यहाँ भी स्मॉल m और यहाँ भी स्मॉल m, सारे स्मॉल m कट हो जाएंगे। यहाँ क्यों मैंने स्मॉल m लिखा है, ये स्मॉल m नहीं है, ये कैपिटल M है, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, तो v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 विल इक्वल्स टू, पहले इसको भी कैलकुलेट कर लो अंदर ही, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 8a, g और m को भी बाहर ही निकाल लो, तो gm बाहर आ गया, a को भी बाहर निकाल लो, a भी बाहर आ गया, है ना, अंदर क्या बच गया, माइनस भी बाहर ही निकाल लो, ठीक, अंदर का एलसीएम हो जाएगा आपका 8, और 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64, माइनस का 1, और इक्वल्स टू में आपका सेम यहां भी कंडीशन दिख रही है मुझे, माइनस का Gm अपॉन ए बाहर, और यहां कितना आ गया, 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, 16 माइनस 4, कुछ गलत तो नहीं हो रहा बच्चों, अच्छा माइनस नहीं कर सकते ना, प्लस करोगे क्योंकि आपने माइनस को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आ रहा है v स्क्वायर बाई 2 माइनस का 65 माइनस का G65m बाई 8a, दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, एक बहुत ही गलत ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था ना, मल्टीप्लाई में नहीं था, पूरा ही का पूरा गड़बड़ हो जाता। इस ब्रैकेट को हटाओ, अभी ठीक है, विल इक्वल्स टू माइनस का Gm 20m बाई 8 है, तो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाई 2 विल इक्वल्स टू Gm बाई a को मैं कॉमन ले लेता हूं, 8a को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या हो जाएगा 65 माइनस 20, करेक्ट। तो v स्क्वायर बाई 2 विल इक्वल्स टू Gm बाई 8a, 65 माइनस 20 कितना होगा बच्चों, 45, ठीक है, और 2 से ये 8 भी चला जाएगा 4 टाइम्स में, तो v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट 45 Gm अपॉन में 4a। दिस इज द वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ, ठीक है। बच्चों बात आ गई समझ,
हाँ हाँ बताओ बताओ। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि मुझे बस इस लाइन को क्रॉस करवा देना है। अगर वहां जाके वेलोसिटी रुक भी जाती है, जीरो भी हो जाता है, फिर भी वो आराम से मून पे लैंड कर सकता है। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड है, खींचेगी ना, मून की तो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, तो मून तो खींच लेगी उसको। अरे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मून से अर्थ पे आ रही है, समझना तुम ही आ रहे हो मून से अर्थ पे आ रहे हो, जैसे ही तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हो, मान लो तुम रुक जाते हो, और जैसे ही तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आके रुकते हो, तो क्या तुम्हें आपको एक्सटर्नल स्पीड की जरूरत है? तुम्हें खींच लेगा ना, अर्थ ही तो खींचेगा। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए मुझे यहाँ चूंकि मिनिमम की बात हो रही थी, तो मैंने कह दिया कि भाई इतना हो कि यहां से यहां तक पहुंच जाए, यहां आने के बाद जीरो हो जाए चलेगा मुझे, ठीक है, मिनिमम की बात हो रही है ना, वहां आगे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसके बाद तो मून खींच लेगा। समझ आ गया? और कुछ पॉइंट? ठीक है। दूसरा आपको निकालना है, वो निकालना है फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट लैंड्स ऑन द मून। ठीक है, कोशिश करोगे, वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। चलो ट्राई करो। देखिए दूसरे वाले केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे वाले केस में तुम्हें ये समझना है कि ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन हो गया, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये पॉइंट तुम्हारा फाइनल पोजीशन हो गया। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट निकला है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, चलो नेक्स्ट पेज में लिख के दिखाता हूँ। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, वो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, वो हमारा आ रहा था माइनस का 16 जीएम, एम को कॉमन लेके दिस। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे लिख लो, प्लस का एम कॉमन लिया, माइनस का जी एम अपॉन 16 है, नॉट 16 है, माइनस का जी 16 एम अपॉन में 2a, माइनस जी एम अपॉन में 8a। ठीक है, एंड दिस विल इक्वल्स टू, क्योंकि किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ जाएगी, तो यहाँ पे हाफ एम वी डैश का स्क्वायर कर लो। ठीक है, विल इक्वल्स टू, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगी वो तुम्हें लिखना ज्यादा जरूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये जरा सोचो। सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, रेड से दिखाता हूँ सर, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, तो इस अर्थ के वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो कहोगे सर ये डिस्टेंस हो गई 8a, और सेंटर से था 2a, तो और रेडियस a है, तो ये कितना हो गया a, तो टोटल 9a हो गया, है ना। तो इस बात को यहाँ पे लिखोगे सर, दिस विल बी ऑफ कोर्स माइनस का g16m अपॉन में 9a माइनस, मून के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो मून के लिए तो gm अपॉन a हो जाएगा, यही होगा। तो मून के लिए सर आपका हो गया सर, दिस विल बी ऑफ कोर्स माइनस का gm अपॉन में a। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ हाफ एम, बच्चों वी स्क्वायर, कितना वी निकल के आया था, है ना, अंडर रूट 45 जी एम अपॉन 4a, स्क्वायर हो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 45 जी एम अपॉन में 4a। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आराम से तुम यहाँ से वी डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर करके भी दिखा दूं तो ये जी कैपिटल है, देखो पहले तो स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कॉमन लेके कट कर दोगे, बचेगा क्या, 1/2 है इधर, तो 45 जी एम बाई 8a, ठीक है, माइनस का 16 जीएम, माइनस, इसको मैं 8 के टर्म्स में लिख देता हूँ ना, है ना, g8m अपॉन a माइनस का gm अपॉन 8a विल इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर बाई 2 माइनस का g16m बाई 9a और माइनस का gm बाई a। ठीक है, चलो एक काम करो, इनको भी इधर ही भेज दो। अच्छा एक सेकेंड, g8m बाई a है और ये क्या है, gm बाई a,
तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 45 GM/8A माइनस का G7M/8 माइनस का GM/8A और प्लस का G16M/9A विल इक्वल्स टू V डैश का स्क्वायर/2। ठीक है, अब दिख ही गया तुम्हें, है ना। आराम से तुम पहले तो G और M को कॉमन ले लो, A को भी कॉमन ले लो, अंदर जो भी है 45/8 माइनस का 7 माइनस का 1/8 और क्या है प्लस का 16/9, इधर है V डैश का स्क्वायर/2। तो यहां से जो V डैश निकल के आएगा दिस इज ऑफ कोर्स 2GM/A, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 72 एलसीएम हो जाएगा। मतलब अब कर लोगे ना इसको, मैं इसको अब कैलकुलेट करने के मूड में नहीं। ठीक है, फाइनल आंसर जो तुम्हारा मैंने बताया वो क्या बताया भाई, क्या बताया फाइनल आंसर, V डैश का स्क्वायर है तो V डैश तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा फाइनल आंसर। V डैश कितना बताया बच्चों, √5GM/9 है ना। कैलकुलेट करोगे निकल के आ जाएगा। समझ आ गई चीजें, बेहतर सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ। कल करा दूं अब, चलो कोई नहीं कल करा देंगे। केपलर्स लॉ वैसे ओरली बता देता हूं क्या है। उन्होंने 3 लॉ दिया था। सबसे पहला लॉ ये डिफाइन कर रहा है कि भाई जो सन है और जो अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है जो चक्कर काटती है किस में काटती है, इलिप्टिकल शेप में, इलिप्स में। ठीक है, और दूसरा आपका ये था कि जो एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एरियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी, एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, एरियल वेलोसिटी कौन सी हो गई, एरिया अपॉन टाइम, मतलब कि जो एरिया जितने टाइम में कवर करेगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, एरिया अपॉन टाइम हमेशा इक्वल होगा। तीसरा है आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। यहाँ पे ए क्या होगा, ए इज ऑफ कोर्स मेजर एक्सिस। अभी बताऊंगा ढंग से तो उसमें और समझ जाओगे। ये केपलर्स लॉ और कल की क्लास में एक सैटेलाइट पढ़ा दूंगा, सिलेबस तुम्हारा मतलब ग्रेविटेशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ढंग से, कर लेना। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।